नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर, इससे जुड़ी जागरूकता, सावधानियां और अन्य महत्वपूर्ण जो हमें बातें ध्यान रखनी हैं उनके बारे में हमारी एक्सपर्ट बताएंगी। हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर रानू पाटनी महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ी हैं। आप पिछले 22 वर्षों से महिला कैंसर रोगियों का इलाज कर रही हैं। आप गायनी में एमएस हैं एवं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से 2 बार ट्रेनिंग ले चुकी हैं। आप स्टेट चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की फाउंडर एवं प्रेसिडेंट हैं। आप एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर भी रह चुकी हैं। आप कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ जर्नल्स की एडिटर और को एडिटर रह चुकी हैं। आपको चिकित्सा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। तो जो अक्टूबर है उसको हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं और आप महिलाओं से जुड़े हुए कैंसर की एक्सपर्ट हैं। लंबे समय से ऐसी महिलाओं की जांच कर रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और अन्य तरह के कैंसर्स पे हम बात करेंगे। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो कौन सा है जिसके प्रति हमें सचेत होने की ज़रूरत है? देखिए, महिलाओं में कुछ समय पहले तक सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, पर अब धीरे धीरे इसकी जगह ब्रेस्ट कैंसर ने ले ली है। तो आज ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। इसको पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ का कैंसर समझा जाता था, लेकिन आप ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व के 45% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और 55% डेथ्स इस कैंसर से इन्हीं कंट्रीज़ में होती है। तो आज ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। हमारे देश में 0.5 to 2% पर ईयर की रेट से इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, और ये अधिकतर अर्बन एरियाज़ में या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही 45 से कम उम्र की महिलाओं में भी ये काफ़ी देखा जाने लगा है। इसकी जो पीक एज है जब ये पाया जाता है, ये लगभग 50 से 53 साल के बीच में होती है। बिल्कुल। तो आपने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई बहुत सारे जो फैक्चुअल जानकारी हैं वो तो दी हैं, लेकिन जो बढ़ रहा है ये तेज़ी से, तो इसकी वजह क्या? आपने कहा कि अर्बन एरियाज़ हैं, एक एज ग्रुप भी आपने बताया। तो क्या हमारी जो लाइफ स्टाइल बदली है या हम बदल रहे हैं वो भी इसमें योगदान करता है या अन्य कारण भी हैं? ये आपने बिल्कुल सही पूछा। लाइफस्टाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है जो जिसे माना जाता है कि जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन को एक कारण बताया गया है ब्रेस्ट कैंसर का, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन्स को। और ये हार्मोन एस्ट्रोजन खास तौर पे फैट सेल्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो मोटापा है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फैटनिंग फूड्स जैसे फास्ट फूड वगैरह हैं, ये आजकल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले या लाइफस्टाइल चेंजेस कह लीजिए इनको, ये ऐसे हो गए हैं। तो इसकी वजह से शायद ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसके साथ ही जागरूकता तो बढ़ी ही है लोगों में, साथ ही निदान की सुविधाएं, जांच की सुविधाएं ये काफ़ी बढ़ गई हैं। तो डिटेक्शन रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा देखने में आने लगा है ये कैंसर। अच्छा, जिन परिवार की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो उस परिवार में जो अन्य महिला सदस्य हैं, क्या उनमें भी इसका खतरा रहता है या बढ़ जाता है, या किसी अन्य तरह के कैंसर का भी उनको रिस्क हो सकता है? बिल्कुल सही है। ये कैंसर आनुवांशिक भी हो सकता है,
यानी हेरिडिटरी जिसको कहते हैं। तो जिन महिलाओं में या जिनके परिवारों में एक तरह का जीन म्यूटेशन पाए जाते हैं, जिनको हम BRCA या ब्रैका जीन्स कहते हैं, उन महिलाओं में या उनके परिवारों में ये आनुवांशिक तौर पर आगे बढ़ता है या पाया जा सकता है। साथ ही ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर भी जिन परिवारों में होता है और उनमें ब्रैका म्यूटेशन होता है, उनमें भी ये आनुवांशिक होता है और उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ओवरी का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर जिन परिवारों में होता है और जिनमें ये जीन म्यूटेशंस होते हैं, उनमें इनका खतरा आने वाली पीढ़ियों में बढ़ सकता है। अच्छा, हम आनुवांशिक कारण पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को समझाने के लिए क्या हम उनको ये बता सकते हैं कि आनुवांशिक का मतलब क्या है? मतलब उनके परिवार में उनकी माँ है, चाची है, बुआ है, मौसी है, मामी है, इस तरह से मतलब कौन सी महिलाओं में यदि ये कैंसर हो चुका है तो उस परिवार की अन्य महिला सदस्यों को या आने वाली पीढ़ी की जो युवा महिलाएं हैं उनमें भी खतरा बढ़ सकता है। देखिए, ये महिलाएं हम ब्रेस्ट से रिलेटेड जब स्क्रीनिंग करते हैं या जब, तो हम महिलाओं को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक एवरेज रिस्क ग्रुप और एक हाई रिस्क ग्रुप। तो जिन महिलाओं के खुद में या परिवार में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में खास तौर पे आप कह लीजिए ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आती है। साथ ही जिनके परिवार में BRCA म्यूटेशन वाला जीन पाया गया है, वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आती है। इसी के साथ एक और कारण होता है, जैसे जिनमें 10 से 30 साल की उम्र के बीच में चेस्ट में रेडिएशन थेरेपी लगी हो किसी भी वजह से, वो महिलाएं भी हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं। तो इन कुछ कैटेगरीज को हम हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं और इनकी स्क्रीनिंग भी 30 साल से शुरू हो जाती है, तो जल्दी स्क्रीनिंग। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जिन आपके परिवार में सपोज़ किसी भी महिला को, जैसे आपकी बहन को या आपकी माता को कैंसर हुआ है, तो जिस उम्र में उनको कैंसर हुआ है उससे 10 साल पहले से स्क्रीनिंग चालू कर। यदि उन्हें 35 साल की उम्र से हुआ है तो 25 साल से स्क्रीनिंग चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि इस कैंसर को पैदा होकर बढ़ने में इतना समय लग सकता है। तो हम ये विंडो रखते हैं स्क्रीनिंग का, हेरिडिटरी जिनमें रिस्क होता है। अच्छा, ये जो हेरिडिटरी आनुवांशिक जो कारण आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पीढ़ी का गैप आ जाए? मतलब एक पीढ़ी में तो किसी महिला को इसका खतरा ना हुआ हो या उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन उसके बाद हो सकता है, मतलब कि परदादी है, दादी है, तो वो गैप आ जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये एक पेडिग्री पैटर्न होता है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट ना भी करें तो भी किसी एक पीढ़ी में किसी एक बच्चे को नहीं और दूसरे बच्चे को हो सकता है, या किसी एक पूरी पीढ़ी में ना हो और नेक्स्ट पीढ़ी में आ जाए, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स हो जाते हैं वो। पर जहाँ पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है, उसमें आपका कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ आप हैं, तो आप किस किस तरह के कैंसर्स वाले मरीजों को सलाह देती हैं और उनकी स्क्रीनिंग आदि में मदद करती हैं? देखिए, स्त्री जननांगों के जो भी कैंसर होते हैं, जैसे सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, यूट्रस या बच्चेदानी का कैंसर है, अंडाशय या ओवरी का कैंसर है, योनि द्वार या योनि, वजाइना, वल्वा, इनके कैंसर हैं, उनका हम इलाज करते हैं। स्क्रीनिंग सिर्फ 2 ही कैंसर्स की होती है नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार। वो है बच्चेदानी का मुंह या सर्विक्स कैंसर और स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जब डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज्ड सर्जन जो इसमें ट्रेंड हो, उनके पास भेज दिया करते हैं। बिल्कुल, आपने स्क्रीनिंग की बात की, तो इन दोनों ही कैंसर्स की स्क्रीनिंग कैसे होती है? किस उम्र में करवाना इसको चाहिए और क्या ये नियमित रूप से करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल। इससे पहले कि हम स्क्रीनिंग पे आएँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी
कि बचाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होना तो संभव नहीं है, इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाना ही पॉसिबल है, पर सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से अब बचाव संभव है, क्योंकि इसका एक वैक्सीनेशन या टीका काफ़ी समय से आ चुका है। अभी तक ये टीका हमारे देश में उपलब्ध नहीं था, पर अब हमारे देश में इंडिजिनस प्रोडक्शन इसका शुरू हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे जल्दी ही मार्केट में आएगा, जिससे हमारे देश की अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। इस वैक्सीन को 10 से लेकर 26 वर्ष की बालिकाओं को दिया जा सकता है, पर जितनी जल्दी यानी शारीरिक संबंध स्थापित होने के पहले यदि दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ये HPV वायरस जो कि इस सर्विक्स कैंसर का प्रमुख कारण है, इसके अगेंस्ट काम करता है और लगभग 70 से 80% तक इसकी एफिकेसी होती है यदि ये समय से दिया जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसकी कारगर होना कम हो जाता है ये, क्योंकि कई स्ट्रेन्स होते हैं HPV के, तो कौन से स्ट्रेन ने आपको इन्फेक्ट किया है ये बता पाना संभव नहीं है, और जिस स्ट्रेन के अगेंस्ट ये एक्टिव है उसी के अगेंस्ट काम कर सकता है। और वैक्सीन देने के बावजूद भी महिलाओं को स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग मैमोग्राफी द्वारा की जाती है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं पाए गए हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि हमारे जैसे विकासशील देशों में जहाँ फॉलोअप मुश्किल होता है पेशेंट्स का, या पेशेंट बार बार नहीं आ पाते हैं, यदि हम उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन सिखा दें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्तन में कोई बदलाव को पता लगा सकेंगी और समय पर क्लिनिशियन को दिखा सकेंगी। इसके साथ ही जब महिला गायनेकोलॉजिस्ट के पास या गायनी चेकअप के लिए आती है, उसी समय ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी बदलाव उसके ब्रेस्ट में समय रहते पता लगा सकते हैं और उसका सही तरीके से जांच और इलाज कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैमोग्राफी द्वारा स्क्रीनिंग का सवाल है, 40 यदि एवरेज रिस्क महिला है, हाई रिस्क पेशेंट्स की बात नहीं है, एवरेज रिस्क में 40 के ऊपर मैमोग्राफी शुरू की जाती है। 40 to 44 की एज की लेडीज़ में आप 2 साल में एक बार कर सकते हैं और उनको ईयरली करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं यदि वो चाहें तो। कुछ महिलाएं ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं तो वो उनको आप ईयरली का ऑप्शन दे सकते हैं। 45 से 54 की उम्र की महिलाओं में वर्ष में एक बार मैमोग्राफी करना ज़रूरी है, और 54 से ऊपर आप इसका अंतराल वापस 1 से 2 साल के बीच का कर सकते हैं। यदि कहीं पे भी कोई सस्पिशन लगता है तो फिर आगे की जांच की जाती है, जैसे MRI या कोई और टेस्ट या FNAC वगैरह या एक्सीशन की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैमोग्राफी से समय समय पर करने से डेथ रेट में फॉल पाया गया है महिलाओं में, तो इसलिए ये एक इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग मोडालिटी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते या अर्ली स्टेज में पता लगाने के लिए की जा सकती है। सर्विक्स कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो 25 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, और हम ये करते हैं पैप्समियर टेस्ट और HPV टेस्ट से। तो पैप्समियर और HPV टेस्ट दोनों यदि महिला कराती है और दोनों नेगेटिव हैं तो ये 5 साल के अंतराल पे रिपीट किए जाते हैं। यदि दोनों में से एक ही टेस्ट, अभी हमारे देश में सिर्फ HPV टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, पर विश्व में ये स्टडी की जा रही है कि सिर्फ HPV DNA टेस्ट भी किया जाए तो वो काफ़ी कारगर हो सकता है स्क्रीनिंग में। यदि महिला सिर्फ पैप्समियर कराती है और वो नॉर्मल आता है तो आप 3 साल के अंतराल पे पैप्समियर को रिपीट करते हैं। कोई भी एबनॉर्मलिटी आने में टेस्ट्स में आगे की जांच जैसे कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी आदि किए जाते हैं, जिससे
कैंसर के पूर्वावस्था या शुरुआती अवस्था में पता लगाया जा सकता है। अच्छा, हम लक्षणों की भी बात करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें महिलाएं जिन पर ध्यान नहीं देती हैं और वे उनके ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को या उस स्थिति को थोड़ा बिगाड़ देते हैं या उनको तो परेशानी में डाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महिला को अपने शरीर के प्रति जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि वो अपने स्तनों के साइज़ में, शेप में या शेप, आकार या किसी भी डायमेंशन में कोई बदलाव महसूस करती है तो उसे जागरूक हो जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि वो कोई गांठ या कोई अल्सर या स्किन पे कोई चेंज, जैसे दरदरापन हो जाना, इसको हम कहते हैं पीयूडी ऑरेंज, यानी ऑरेंज पील जैसी स्किन हो जाए, इस तरह का कोई बदलाव महसूस करती है, या कोई मस्सा है जो अचानक बढ़ने लग गया या जिसमें से खून आने लगा है, यदि निप्पल का इन्वर्जन हो जाए या निप्पल से कोई रिसाव होने लग जाए, ख़ास तौर पे हरे रंग का या लाल रंग का रिसाव हो, या बगल में भी कोई गांठ होने महसूस हो, तो इन सब लक्षणों के प्रति उसको जागरूक होना चाहिए। यदि उसमें दर्द नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिलाएं कहती हैं कि हमें तो दर्द ही नहीं था तो क्या, लेकिन दर्द रहित गांठ होना काफ़ी सतर्क होने की बात है, तो उसके प्रति जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। दर्द, कैंसर की गांठ में कई बार अधिकतर दर्द नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दर्द रहित गांठ भी कैंसर की गांठ हो सकती है। आपने बताया कि स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी एक तरीका है, लेकिन हमारे देश में जहां महिलाएं अपने सिर दर्द या पेट दर्द या किसी भी तरह की उनको सामान्य समस्या होती है वो ही छुपा के रखती हैं कि घर वाले परेशान होंगे, तो हम ये मान लें कि मैमोग्राफी वे आगे आके समय समय पे करवाती रहेंगी। तो हालांकि जागरूकता तो आई है, लेकिन इसे लेकर भी महिलाओं के मन में कई तरह के डर हैं, भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि मैमोग्राफी कराई तो इससे हमारे शरीर को नुकसान हो जाएगा, या कैंसर पता चल जाएगा, या गांठ जो है उसमें कुछ और बीमारी निकल के आ जाएगी, और उन्हें लगता है कि फिर बायोप्सी भी करानी पड़ेगी। उसे लेकर भी काफ़ी डर रहते हैं। तो ऐसे कौन से आम भ्रम या भ्रांतियां हैं जिनका निवारण करना ज़रूरी हो जाता है? सबसे पहले तो हमारे देश में या हमारे जैसे देशों में कुछ चैलेंजेस हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन में या रुकावट पैदा करते हैं, निदान में या अर्ली डिटेक्शन में। तो जैसे एक्सेस टू स्क्रीनिंग नहीं है, अभी हमारे पास कोई नेशनल स्क्रीनिंग गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि ये एक आवश्यक, हम जगह जगह पे ये हो रही है लेकिन ऐसा फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिसे जैसे हम वैक्सीनेशन का एक नेशनल प्रोग्राम होता है, वैसे ही स्क्रीनिंग को मास स्केल पे चालू करना बहुत ज़रूरी है। सरकार के कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये होती है, पर अभी पूरी तरह से लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाए। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है या वो जागरूक नहीं है अपने लक्षणों के प्रति या अपने शरीर के प्रति, तो उस वजह से हमें लेट स्टेजेस में इस बीमारी का पता चलता है, जिससे हम लोग उस महिलाओं को पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं इलाज का। तीसरा, अभी भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज की कमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को स्पेशलाइज करना या ट्रेनिंग देना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे सब महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को हर क्षेत्र में पूरा लाभ मिल सके। इसके बाद जैसे आपने पूछा कि मैमोग्राफी से लोग घबराते हैं, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैमोग्राफी कुछ कंडीशंस में कारगर नहीं होती, जैसे कि सब टेस्ट्स के साथ होता है। मैमोग्राफी के भी कुछ फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, यानी कहीं वो मिस कर सकती है कैंसर को डिटेक्ट करना, और कहीं वो ओवर डिटेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से कई सारी जांचें या कई सारे इलाज के तरीके
बिना महिला को लेने पड़ सकते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं हो तो भी। और तो ये इसके अलावा जहाँ ब्रेस्ट बहुत डेंस होते हैं, जैसे कि यंग एज में जब हार्मोन्स की अधिकता होती है शरीर में या एक लेवल होता है हार्मोन्स का, तो ब्रेस्ट काफ़ी डेंस होते हैं। इस स्टेज में मैमोग्राफी कई बार छोटे छोटे लीजन्स को डिटेक्ट करना मिस कर सकती है, तो हमें उसके साथ सोनोग्राफी, जिसको हम कहते हैं सोनो मैमोग्राफी, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहा गया है कि यंग एज में 40 के पहले जब तक कि कोई सस्पिशियस लीजन नहीं हो, सोनोग्राफी की जाए। मैमोग्राफी को 40 साल के बाद, उम्र के बाद, जब ब्रेस्ट की डेंसिटी कम हो जाती है तब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा कारगर तरीके से पता लगा सके। आजकल 3D मैमोग्राफी, एक और चीज़ जो है, ये रेडिएशन के बारे में लोग सोचते हैं कि मैमोग्राफी से रेडिएशन, बहुत लो डोज रेडिएशन होता है। यदि आप 50 की उम्र के आसपास मैमोग्राफी शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम में हार्मफुल रेडिएशन नहीं मिलेगा आपको, पर इसीलिए ये एक एज के बाद ही जहाँ पर ज़रूरी हो वहीं करना चाहिए। आजकल 3D मैमोग्राफी आ गई है, जो कि अभी कई जगह पे उपलब्ध नहीं है, पर 3D मैमोग्राफी से डिटेक्शन रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो अननेसेसरी मैमोग्राफीज़ या सीरियल मैमोग्राफीज़ आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा कारगर तरीके से डिटेक्ट। इसी तरह रिसर्च चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थर्मोग्राफी वगैरह है, जैसे टेम्परेचर से डिटेक्ट करना। तो ये सब अभी गाइडलाइंस में नहीं आए हैं, पर ये सब हो सकता है कि फ्यूचर में बेटर तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने में हमारे काम आए। और बायोप्सी से जो डर लगता है महिलाओं को, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि छेड़ने से गांठ फैलेगी, कि हम यदि उसमें सुई डलवाएंगे या उसे निकलवाएंगे तो फैलेगी। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे ज़रूरी होता है कि उसकी एक हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, FNAC, या तो उससे सेल्स को लेके, या ट्रू कट बायोप्सी होती है जिससे टिश्यू का एक टुकड़ा लिया जाता है। उससे पता लगता है कि आपकी जो गांठ है उसमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं हैं। इससे कैंसर फैलता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे दूर होना ज़रूरी है। और जहाँ पे सस्पिशियस गांठ हो, या एक साइज़ से बड़ी हो, या एक रिस्क फैक्टर्स कुछ और हो, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक्सपोजर हो, या गांठ का एक पर्टिकुलर टाइप हो, वहाँ पे एक्सीशन भी करना पड़ता है, यानी पूरी की पूरी गांठ निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो इन प्रक्रियाओं से कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि समय रहते उसका पता चलता है, जिससे कि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए। अच्छा, महिला विवाहित है या अविवाहित है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में इस चीज़ का भी कोई रोल होता है? आनुवांशिक यदि कैंसर है तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है विवाहित अविवाहित का, पर ये होता है कि यदि आपके नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितने, या आपने फीड किया है या नहीं, जैसे लैक्टेशन जिसे कहा जाता है, बच्चे को जितने ज़्यादा फीड करेंगे वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। इसी तरह से हार्मोनल एक्सपोजर आपको कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जिन महिलाओं में रजस्राव जल्दी शुरू हो जाता है, या मेनार्की जिसको हम कहते हैं, वो जल्दी हो जाए और मेनोपॉज देर से हो, तो उनका रिप्रोडक्टिव स्पैन ज़्यादा होता है, उनको हार्मोनल एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कैंसर का खतरा कम करने के लिए महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप स्वयं को और अपने परिवार को जागरूक रखें अपने शरीर के प्रति, इन बीमारियों के प्रति, और कैंसर, हर प्रकार के कैंसर के प्रति। स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत जल्दी सामने आता है, जिसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, या बहुत समय रहते जिसका पता लग सकता है, और जिसके बहुत अच्छे इलाज के तरीके आ गए हैं, और उससे महिला को एक लंबी और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है। तो हम इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं, स्क्रीनिंग समय समय पर करवाएं,
और जहाँ पर सस्पिशियस लीजन है या कोई और ऐसा लगता है कि कैंसर का खतरा हो सकता है, वहाँ पे जो जांच एडवाइस की जाए वो भी करवाएं। और इसी के साथ स्पेशलिस्ट की सलाह लें। जब आपको ब्रेस्ट कैंसर का सस्पिशन है या खतरा दिख रहा है तो आप 10 जगह जाने के बजाय स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो कि आपको सही इलाज की सही राय बताएगा। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकते हैं या ब्रेस्ट सर्जरी में जो स्पेशलाइज करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो समय रहते पहचान से कैंसर को हम इलाज कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। डॉक्टर रानू पाटनी जी को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।